जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मार्ग में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली करंट अफेयर क्लासेस चलती है हमारे इसी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मार्ग पर। तो आज रोज़ की तरह हम आपके बीच लेकर हाजिर हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, चलिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। यदि आप किसी भी डेट में या किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमें साथ ही साथ सिलेक्शन मार्क इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ भविष्य सिंह पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास 19 अप्रैल 2024। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में, तो ध्यान से देखेंगे आज की हम अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। वर्ल्ड, है ना, फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी ढाका में, या ऑप्शन नंबर सी दुबई में या अबू धाबी में। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अभी तक तो, है ना। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, तो ये कहाँ मनाया जा रहा है? तो अबू धाबी में। ठीक है, और ये कौन सा समिट है? तो ये 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है। ठीक है, ठीक, वर्ल्ड फ्यूचर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको विश्व भविष्य, है ना, ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये आबू धाबी में। ठीक है, चलिए। अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल की बात कर लूँ, तो थोड़ा डिटेल मैंने जो लिखा है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन, है ना, खाड़ी शहर यानी कि आबू धाबी में किया जा रहा है। और इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने यानी कि स्वेच्छा और नवीनीकरण ऊर्जा को में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूए इंडिपेंडेंट क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेशन की। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए, यूएई, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? थोड़ा सा आप इसको नाम याद रखेंगे, थोड़ा लॉन्ग नाम है इनका। अध्यक्ष या फिर सीईओ। ठीक है, याद रखेंगे। शेखा विद सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग नाम है इनका, याद रखेंगे। शेख बित, है ना, सुल्तान सुल्तान बिन खलीफा अल नायान नाहयान। ठीक है, चलिए। तो याद रखेंगे। अच्छा, अगर इसकी बात में हम करें यूए इंडिपेंडेंट क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेशन की, तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर या सीमित है, उसको सीमित करने के लिए इन्होंने चर्चा की है, उस विषय पर बात की है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आबू धाबी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव के अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है ना? अतिरिक्त प्रभार किसे दे दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए अतुल गर्ग, या बी ऑप्शन नंबर अजय कुमार सिन्हा, या ऑप्शन नंबर सी रमेश, या ऑप्शन नंबर डी सौरभ गर्ग को। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सौरभ गर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें इतना ही याद रखना है आपको, थोड़ा सा मैंने इसमें डिटेल भी लिखा है। सौरभ गर्ग, केंद्र सरकार ने, ये आईएएस अधिकारी सौरभ गर्ग की सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI के सचिव अतिरिक्त भार सौंप दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो कुछ अपॉइंटमेंट होती हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहती हैं वो,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो कि हमें परीक्षा के लिए जितना जितना सफिशिएंट है उतना ही करेंगे हम, थोड़ा ना ज़्यादा करें ना बिल्कुल कम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे आप इसको। अयोध्या में श्री राम तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। चलिए इसका आंसर के बाद हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसमें थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर ए आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली, या ऑप्शन नंबर सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स, या ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगवान राम का जो सूर्य तिलक है वो किस, है ना, विज्ञान के पर आधारित है या किस तरह किया गया है, तो वो थोड़ा हम उसके बारे में जान थोड़ा डिटेल से जानेंगे। चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वतः निकाय भारतीय खगोल, है ना, भारतीय संस्थान आईआईटी सॉरी आईआईएम ने अयोध्या में श्री राम तिलक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें डिटेल की बात कर लेते हैं। जिस तरह से ये मंदिर की जो संरचना है ये त्रिमंजिला है, एक ये दो ये तीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे आप लोग सभी फिजिक्स में पढ़ते हैं या अगर आप फिजिक्स की क्लास लाएंगे तो उसमें जैसे हम पढ़ेंगे, तो चलिए मैं थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूँ, है ना। चलिए तो अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो इस विधि को क्या कहते हैं, जैसे ये देखो आप देख रहे हो ना, ये पाइप है ये, ठीक है। ये कोई पाइप है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हुआ, ये सूर्य की दो जितने भी सूर्य हैं, जो सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ डलेगा, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पर एक मिरर लगा होगा। तो इस हम इस चीज़ की डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन से मिरर का यूज़ होगा, तो इसमें समतल दर्पण का यूज़ होगा। किसका दर्पण, किसका यूज़ होगा, समतल दर्पण का यूज़ होगा, ठीक है। कौन सा मिरर लगा होगा यहाँ पे, समतल दर्पण। जो समतल दर्पण लगा होगा ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे सीधा यहाँ पे, ठीक है। फिर एक समतल दर्पण यहाँ लगा होगा, ठीक। चलिए और वो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, भगवान श्री राम के मस्तिष्क पे यानी कि तिलक पे, ठीक है। चलिए तो अब अगर हम इसकी बात करें ये है क्या, ये किस विधि के अंतर्गत आता है या इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बोलते हैं इसको, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे विज्ञान कक्षा के बच्चे या साइंस साइड के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर प्रैक्टिकल्स में इस तरह के पेरिस्कोप्स का बनाकर स्कूल या कॉलेजेस में लेकर आते हैं। चलिए अगर हम बस में थोड़ा सा डिटेल की बात जानें, तो मैंने जैसे आपको कहा कि अगर क्वेश्चन पे एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दो समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, एक ये दर्पण लगा है एक ये दर्पण लगा है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच में, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री का, ठीक है। वो कैसे, जैसे आप समझिए ये कोई पाइप है, ठीक है। चलिए ये मैंने यहाँ थोड़ा सा पाइप बनाया एक, ठीक है। चलिए थोड़ा ड्राइंग थोड़ा ऐसी है, चलिए ठीक है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। जैसे ये कोई मैंने पाइप बनाया, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें इस पेरिस्कोप की, तो पेरिस्कोप में होता क्या है, जैसे सपोज करिए यहाँ कोई पेड़ है, ठीक है। चलिए और आपको ये देखना है, कभी आप गर्तावास या कहीं नीचे गड्ढे में हो, या इसका प्रयोग में हम सारी बातें करेंगे। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान सुनिए। तो ये कितना है देखो, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। जैसे आपको ये यहाँ से कोई किरण पड़ी, सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ी, ये मिरर हो गया आपका M1, ठीक है। ये सीधा रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, और एक मिरर लगा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिरर मान लेते हैं आप M2, ठीक। चलिए मिरर के पीछे वो लगा देते हैं, तो ये मिरर हो गया आपका M1, ये मिरर हो गया आपका M2। ये रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, ये सीधा रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, जैसे मैंने कहा आप देखो दोनों दर्पणों की एक्चुअल इक्वेशन देखो, आप एक्चुअल देखो, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है
है ना। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया, तो मैंने आपको बताया 0 डिग्री का कोण हो गया। अगर हम यहीं के यहीं क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कहें दो समतल पेरिस्कोप में लगे दो समतलों के बीच का समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है, तो ऑप्शन जैसे आपको मिले 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, 45 या 90 या इनमें से कोई नहीं, नॉन। ठीक है, नॉन ऑफ। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण पेरिस्कोप में कितना होगा, तो वो 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर यहीं की यहीं सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जैसे समतल दर्पण एवं पेरिस्कोप की ट्यूब, मैंने कहा समतल दर्पण और पेरिस्कोप की ट्यूब, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 45 डिग्री का बनाता है। कितने डिग्री का, तो ये 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, पेरिस्कोप की ट्यूब ये, और ये मिरर, तो कितने का बनाता है, ये 45 डिग्री का ट्यूब कोण बनाता है। ठीक है, चलिए, एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम प्रत्येक प्रक्षेप, यानी कह सकते हैं हम किसी भी जगह पे या किसी भी एक स्थान पे छिपे रहकर भी अपने चारों ओर का वातावरण देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ इमेज इसमें मिरर की, तो इसमें कितने मिरर का यूज़ होता है, तो पेरिस्कोप में 2 मिरर का यूज़ होता है। कौन से मिरर का यूज़ होता है, तो आप बताएंगे राइट आंसर, समतल दर्पण का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए, अगर मैं थोड़ा सा इसमें और बात करूँ कि इसका यूज़ और कहाँ कहाँ है, जैसे आपने ये तो विधि देखी अभी भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया है, इसके साथ साथ इसका प्रयोग बहुत पहले से भी तो होता आ रहा है ना, तो उसका प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे मोस्टली तो इसका प्रयोग युद्ध के समय, जैसे बंकरों में छुपे सैनिक जो होते हैं ना, वो अपने ज़मीन पर जो भी गतिविधि चल रही होती है उसको देखने में किया जाता है। जैसे सपोज करिए ये कोई बंकर में छुपा सैनिक है और उसको अपने युद्ध स्थल में जितने भी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो देखनी है, तो वो भी पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जैसे समुद्र में पनडुब्बियां होती हैं, है ना, पनडुब्बियों को अपने समुद्र में नीचे छुपी चलती है ना, जल के अंदर चलती हैं जैसे पनडुब्बी। सपोज करिए ये कोई समुद्र है और इसमें कोई ये पनडुब्बी चल रही है। ठीक है, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, तो इसमें पेरिस्कोप थोड़ा सा ऊपर निकाल के तो ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पे कौन सा जहाज आ रहा है या इधर से कोई सा जहाज आ रहा है, तो इस तरह से ये इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और हम समतल दर्पण बारे में थोड़ा और डिटेल से भी जान लेंगे, ताकि फिजिक्स की क्लास में तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे, इसको या जरूर याद रखना है। तो कौन सी विधि है ये, तो पेरिस्कोप के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बताया कौन से मिरर का यूज़ होता है, तो समतल दर्पण का। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विरासत दिवस, चलिए थोड़ा सा हम इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें विरासत, चलिए थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 17 अप्रैल, या ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल, या ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय विरासत के सम्मान, है ना, और सुरक्षा करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, है ना, यह वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल, यानी कि ICOMOS ने 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनेस्को ने साल 1983 में इस दिवस को मंजूरी दी थी। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ठीक है, डिस्कवर द डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस, है ना, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे इसके बारे में। चलिए, तो थोड़ा सा डिटेल की अगर हम बात करें, जैसे इसमें यूनेस्को का जिक्र हुआ है, अगर हम बात करें यूनेस्को की अगर हम बात करें, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका जी, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक, चलिए अगर थोड़ा सा इसमें बात करें यूनेस्को में इंडिया के विश्व विरासत स्थलों में कितने साइट्स हैं, तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की 42 प्लस साइट है, 42 साइट्स हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं यूनेस्को में सबसे ज़्यादा साइट किस देश की हैं, ठीक है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा साइट किसकी हैं जी, किस देश की हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इटली की। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं जैसे मैंने बात करी तो 42 साइट्स हैं, तो 42 साइट्स भी कौन सी है या 42वीं साइट कौन सी है, ठीक है, तो 42वीं साइट कौन सी है, होयसल, होयसेलस, होयसेलस, होयसेलस क्या है, कर्नाटक में बनाया जाता है, एक कर्नाटक का। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ 41वीं साइट की, तो 41वीं साइट कौन सी है, तो ये शांति निकेतन है। शांति निकेतन क्या है, शांति निकेतन, शांति निकेतन किसका, रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर कह सकते हैं, आवास कह सकते हैं, जहाँ जहाँ पर उन्होंने सर्वाधिक समय अपना गुजारा है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अगर मैं बात करूँ 40 वाले साइट की, 40वीं साइट की, तो 40वीं साइट कौन सी हो जाएगी आपकी, तो धौलावीरा हो जाएगी, धौलावीरा। ठीक है, 40वीं साइट आपकी कौन सी हो जाएगी, धौलावीरा, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूँ 39 की, तो 39वीं साइट्स कौन सी हो जाएगी, तो रामप्पा मंदिर हो जाएगा, ये कौन सा, रामप्पा मंदिर। और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका तेलंगाना में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा जी, तेलंगाना। अगर मैं 38वीं साइट की बात करूँ, ठीक है, चलिए, तो 38वीं साइट कौन सी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी जयपुर, जयपुर, जयपुर जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिंक सिटी। चलिए, अच्छा, तो ये तो हुए कुछ नई साइट्स, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में जोड़ी गई शामिल है, जो कि मैंने आपको बताया, जो है ना, ये दोनों कब जुड़ी हैं, तो ये 2023, सितंबर 2023 में ही जुड़ी है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा बात करें, एक सेकंड थोड़ा वेट करेंगे। चलिए अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, तो जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, यूनेस्को संगठन ने 1983 ईस्वी में इसको मंजूरी दी है, तो कुछ शुरुआती स्थल भी होंगे जो कि भारत से जोड़े गए होंगे। ठीक है, तो आप इसमें 4 इंपॉर्टेंट नाम याद रख सकते हैं। नंबर 1 आपको याद रखना है, 1983 में ही, 1983 में ही विश्व विरासत स्थल में शामिल अजंता, है ना, अजंता केव्स या गुफाएं, अजंता गुफाएं। ठीक है, तो अजंता गुफाएं कहाँ पर हैं जी, तो ये महाराष्ट्र में है, कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बुद्धिस्ट रॉक के लिए प्रसिद्ध है, बुद्धिस्ट रॉक। ठीक है, बुद्धिस्ट या बुद्ध, गौतम बुद्ध के। चलिए अगर हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1983 में ही, ठीक है, एलोरा गुफाएं भी हो जाएंगी। ठीक है, कौन सी, एलोरा, एलोरा केव्स। ठीक है, ये भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन, हिंदू, बौद्ध, है ना, तो ये इनके लिए प्रसिद्ध है, कुछ केव्स हैं यहाँ पे। तो अगर हम थर्ड की बात करें, नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो नंबर 3 क्या हो जाएगा इसमें हमारा, 1983 में ही ये हो जाएगा आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला। अगर नंबर 4 की बात करें, तो हमारा हो जाएगा 1983 में ही ताजमहल। ठीक है,
ताजमहल तो ये कब हुए थे? तो 1983 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो जाएंगे तो आपको याद रखने हैं। अगर हम भारत की बात करें तो इसमें भारत में किस किस तरह की साइट शामिल हैं? तो जैसे आप सांस्कृतिक स्थल बोल सकते हैं, है ना, प्राकृतिक स्थल बोल सकते हैं, या फिर मिक्स्ड स्थल भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक स्थल जैसे आप इस तरह समझिए, कोई नेशनल पार्क है ना, वो भी विरासत स्थल में शामिल है। या फिर आप सांस्कृतिक स्थल ऐसे समझिए, जैसे अजंता एलोरा गुफाएं हैं, तो ये सांस्कृतिक हो गई, ठीक है। मिक्स्ड इस तरह से हैं, कुछ जो नए बनाए गए हैं या कुछ पुराने बेस पर आधारित हैं, तो वो जोड़े गए हैं। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ये बात आप इस यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और डिटेल आपको साथ ही साथ एक साइड में नोट करके चलनी है, जो कि आपको आगे जाके हेल्प रहे उसकी, ठीक है, पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिनटेक फॉर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जैसे सुहेल है, ऑप्शन नंबर बी है ना नलीन है, नेगी हैं, और ऑप्शन नंबर सी राजीव है, ऑप्शन नंबर डी रवि सिंह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नलीन नेगी जी, ठीक है। किसके? भारत पे के, ठीक है, चीफ सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना याद रखना है बस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, 11 या 12। दिल्ली एयरपोर्ट की आपको रैंक बतानी है, बिजी किसके पर्पज से? व्यस्त, व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाई है 1 से लेकर 10 तक के एयरपोर्ट्स की, तो ये आपको एक बार देख लेना है। अगर हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी कि एसीआई वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की एक लिस्ट जारी करी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, है ना, 10वीं रैंक पर है ना। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट में लगाया है ना अटलांटा, ठीक है। तो ये कौन से फर्स्ट रैंक पे है, सबसे बिजीएस्ट हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके बाद दूसरे पर कौन आता है? पहली बार, है ना, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि डालस फोर्ट फोर्थ वर्थ फोर्थ वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीछे पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। इस रैंकिंग में लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा चौथे और टोक्यो का हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5वें स्थान पर है। तो आपको ये सब एक बार देख लेना है इंडेक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और अगर हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट की या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या एयरपोर्ट की, तो वो कौन सी रैंक पर है? 10वें नंबर का सबसे बिजीएस्ट रेलवे सॉरी एयरपोर्ट स्टेशन है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को इंडेक्स में देख भी रहे हैं ना, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मंडी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, मैंने इमेज लगाया तो आप इस इमेज को देखकर भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो आईआईटी मंडी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए, ठीक है। तो नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सेमीकंडक्टर क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्र में अनुसंधान में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी, है ना, हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। चलिए, और हम BIL के लिए बात हम पिछली वीडियोस में भी एक बार कर चुके हैं, ठीक है। तो BIL एक भारत सरकार की स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ठीक है। हम पिछली क्लासेस में वीडियो इस पे बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आईआईटी मंडी कहाँ है? तो ये भी याद रखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो किसके लिए इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया? सहयोग के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
8। ठीक है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाले भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या वानखेड़ा, या धर्मशाला, या सवाई मानसिंह। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धर्मशाला, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के स्टेडियम धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा हम डिटेल की बात करें तो हिमाचल, देखो हाइब्रिड जो पिच है ना, तो इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे कोई एरिया है, इसमें ना कुछ गहराई और इसको सिल सकते हैं। ठीक है, ये सिली जा सकती है, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है इसमें। तो आप याद रखेंगे, ये पहला स्टेडियम है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट ने तकनीकी का प्रयोग करके हमेशा आगे रहा है। इसी कड़ी में है ना, हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेशन एसोसिएशन ने अपनी अभ्यास सुविधा के हाइब्रिड पिच तकनीकी का प्रयोग कर शुरू कर दिया है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंटरनेशनल क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे टाइम बनी है। हाँ, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, इन्हें दूसरे 5 साल के कार्य के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इससे पहले भी यही थी 2019 में भी। ठीक है, 2019 में बनी थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इनका? क्रिस्टालिना, है ना, जार्जीवा, क्रिस्टालिना जार्जीवा। ठीक है, तो ये अगले 5 साल के लिए चुनी गई हैं। ठीक है, आईएमएफ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जार्जिया, ठीक है, को प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक, है ना, अंडरवुड का निधन हो गया है, वे किस देश से संबंधित थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। थोड़ा इनकी क्रिकेट की थोड़ी डिटेल मैंने लिखी है। तो इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के, ठीक है, बाएं हाथ के स्पिनर, है ना, डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 86 टेस्ट मैच में 297 विकेट लिए थे और 676 फास्ट, है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंडरवुड ने 2465 विकेट लिए थे। अंडरवुड ने 2008 में, है ना, मैरीलेनोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और 2009 में इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ मेन में शामिल कर लिया गया था। तो आपको कुछ निधन है जो कि और भी याद रखने हैं, तो आप इसको याद में रखेंगे। डेरेक अंडरवुड जो कि इंग्लैंड से संबंधित थे। ठीक है, और किस खेल से संबंधित थे? तो आप याद रखेंगे क्रिकेट से। ठीक है, और ये कौन थे? बॉलर थे। ठीक है, बाएं हाथ के स्पिनर बॉलर। चलिए, जैसे कि मैं पिछली क्लास में भी निधन वाले क्वेश्चंस कराए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं आपको डेली एक एक क्लास में देता रहूँगा, जो कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय दूतावास द्वारा नेपाल में विक्रम संवत, है ना, नेपाली नववर्ष 2081 के अवसर पर जानकीपुरम धाम, जानक जनकपुर धाम संस्कृत महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा संस्करण है। बस आपको ये याद रखना है कि विक्रम संवत नेपाली नववर्ष 2081 चल रहा है, यानी कि हमारा यहाँ का है, अगर हम इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो 2024, और यहाँ कितना है? ये 81। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने 2023 में दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया है। तो ऑप्शन नंबर भी 5वां, 7वां, या 10वां, या 12वां। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वें के रूप में, है ना। चलिए, एयरपोर्ट काउंसिल, जैसे कि मैंने वैसे लिस्ट भी बात करी है, तो ये कौन से स्थान पर हो जाएगा? तो ये 10वें स्थान पर हो जाएगा, 10th पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्पेस इंडिया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए संजना,
ऑप्शन नंबर बी आमिर खान या राजकुमार राव या विक्की कौशल। तो ठीक है, संजना सांघी जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे इंडिया स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, तो प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री एंड यूएनडीपी यूथ चेयरमैन संजना सांगी को अग्रणी अंतरिक्ष शिक्षा संगठन स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने डीआरडीओ में, है ना, एमपीटेक हथियार का प्रणाली का विकासात्मक परीक्षण पर सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है परीक्षण। ठीक है, राजस्थान इसमें हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे आप इसमें यहाँ देख पा रहे हैं, डीआरडीओ ने 13 अप्रैल को राजस्थान में, है ना, PFFR में मेन पोर्टेबल एंट्री टैंक गाइडलाइन मिसाइल। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को हाथी बचाओ दिवस, कौन सा हाथी बचाओ दिवस यानी कि सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 14, 15 या 16 या 17। तो ऑप्शन नंबर क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को। ठीक है, चलिए तो हाथी बचाओ दिवस 2023 की थीम क्या है, तो आप ये थीम एक बार नोट कर लेंगे। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, और कैसी लगी आपको क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको लाभ पहुँच सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।